हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6 ऑफ पीएसआर ऑप्शनल विच इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ही अलग अलग सब पार्ट्स हैं और सिलेबस के हिसाब से मल्टीकल्चरलिज्म एक टॉपिक है सिलेबस में एंड इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपको ज़रूर करके जाना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इस बार भी। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिन द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑन राइट्स। फिर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्कस भीखू पारेख्स व्यूज़ ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अब बहुत ही सिंपल टर्म है मल्टीकल्चरलिज्म और कल्चर से बना है, मल्टी प्लस कल्चर। तो कल्चर क्या होता है बेसिकली? तो कल्चर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो कि बहुत चीज़ें इनकॉर्पोरेट करता है। बेसिकली अलग अलग लोग पीपल इनकॉर्पोरेट करता है, ऐसे लोग जो कि अलग अलग रेसेस से, अलग अलग एथनीसिटीज़ से, अलग अलग नेशनैलिटीज़ से, लोगों की लैंग्वेजेस अलग होती हैं, देन लोगों के रिलीजन्स अलग होते हैं, क्लासेस अलग होती हैं, जेंडर अलग होते हैं। तो इन सब से जो लोग अलग अलग लोग बिलोंग करते हैं एंड देन वही सेम चीज़ों के बेसिस पे, यही सेम अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर लोग अपने वैल्यूज़ और अपना जो बिहेवियर पैटर्न है वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो कल्चर एक वो ब्रॉड टर्म हो जाता है। अब मल्टी कल्चरलिज्म क्या आ गया कि बहुत सारे अलग अलग, मल्टी कल्चरलिज्म मतलब कि एक व्यू होता है ये, जहाँ पर अलग अलग कल्चर या अलग अलग रेशियल ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी में, उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो एक को एग्जिस्टेंस है डाइवर्स कल्चर्स का, जहाँ पर कल्चर इंक्लूड करता है रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल ग्रुप्स को, और यही सेम चीज़ें वो अपने बिहेवियर में, कल्चरल अजम्पशन, अपनी वैल्यूज़ में, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग में, कम्युनिकेटिव स्टाइल्स में दिखाता है। अब भीखू पारेख का क्या व्यू है मल्टीकल्चरलिज्म? देखो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ ये चीज़, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैं आपको ये बताती हूँ, हर एक टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस का पार्ट होता है, उसमें हर टॉपिक के ऊपर ना कोई ऐसा थिंकर ज़रूर होता है जिसने जो इम्पॉर्टेंट होता है उस टॉपिक के लिए, जिसने वो टॉपिक का एक, बेसिकली आप कह सकते हो, प्रोपोनेंट होता है उस टॉपिक के बारे में। उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो वो थिंकर आपको करके जाने हैं। यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में भीखू पारेख के कुछ व्यूज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। तो भीखू पारेख ने मल्टीकल्चरलिज्म थ्योरी दी थी, जो कि उनको वो कहते हैं पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लाइफ। उनकी एक किताब थी रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, और उसमें उन्होंने ये बात की थी। तो ये कहते हैं कि हम जो भी मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, उनके सामने जिस तरीके के भी इश्यूज़ आते हैं, जो भी अलग अलग इश्यूज़ आते हैं, तो उन इश्यूज़ को एनालाइज करने के बारे में उन्होंने ये अपनी किताब में बात की गई थी। ठीक है, और ये जो इश्यूज़ आते हैं उनको कैसे कन्फ्रंट करना है, और ये इश्यूज़ कहाँ से आते हैं। तो ये इश्यूज़ अराइज कहाँ से हो रहे हैं कि फ्रॉम द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, ये यहाँ से ये सारे इश्यूज़ अराइज होते हैं। और किस किस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, जैसे नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी पर बात होती है, इंटर कल्चरल इंटरेक्शन पर बात होती है, एजुकेशन, जेंडर रिलेशंस, इन सब के इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी बार सामने आते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में। अब भीखू पारेख का जो मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, 3 सेंट्रल इनसाइट्स इसको हम कहते हैं। पहला पॉइंट है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हम लोग जो हैं, हम हो सकता है कि अलग अलग कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग जेंडर हैं हमारे, अलग रेशियल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, है ना। तो क्लास अलग हो सकती है, बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो ऑफकोर्स ये है कि हम लोग डीपली शेप ज़रूर हुए हैं अपने कल्चर के हिसाब से, पर हमारा कल्चर हमारे आगे इस सब चीज़ों को डिटरमाइन नहीं करता है। हमारे एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें आगे हमारे कल्चर को डिफ़र भी कर देती हैं, आगे हमें शेप भी करती हैं अलग तरीके से। तो हम लोग शेप ज़रूर हुए होते हैं कल्चर के हिसाब से, बट कल्चर डजंट डिटरमाइन इट। ठीक है, हम डिटरमाइन नहीं करता हमारा कल्चर कुछ भी। सेकेंडली, अलग अलग कल्चर्स अलग अलग मीनिंग और विजन ऑफ अ गुड लाइफ ये डिटरमाइन करते हैं। हो सकता है कि आपका जो मतलब है एक अच्छी लाइफ का,
वो मेरे एक अच्छे लाइफ के मतलब से डिफ़र करे, ठीक है। आपके लिए, किसी के लिए हो सकता है ना कि एक अच्छी लाइफ का मतलब ये हो कि भाई हम लोग एक हमारी स्टेबल जॉब होनी चाहिए, ठीक है, और एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, बस अपनी छोटी सी फैमिली होनी चाहिए, एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। दिस इज़ माय आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ। हो सकता है किसी और पर्सन के लिए वो स्टेबल जॉब एक आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ नहीं हो, कुछ एडवेंचरस हो आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ, ठीक है, या फिर अपना पैशन फॉलो करना किसी के लिए हो सकता है एक आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ हो। किसी को फैमिली हो सकता है कि शादी नहीं करनी हो और आगे फैमिली आगे और अपनी नहीं बढ़ानी हो। तो वो सबका अलग अलग आइडिया होता है एक अच्छी लाइफ का। तो वो अलग अलग कल्चर्स जो हैं वो उन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफरेंट कल्चर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मीनिंग एंड विजन्स ऑफ द गुड लाइफ, ठीक है। थर्डली, सभी कल्चर, जितने भी कल्चर्स हैं वो इंटरनली प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनकोहेरेंट नहीं होते, बट इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक कल्चर जो है जब तक दूसरे कल्चर्स की वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं करता है, दूसरे कल्चर्स की जो भी इम्पोर्टेंस होती है, उनकी अलग जो वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, उनको जब तक एक कल्चर अप्रिशिएट नहीं करेगा तब तक वो अपनी जो अंदर की प्लूरैलिटी है उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो हर एक कल्चर जो है वो प्लूरल होता है बेसिकली। अब भीखू पारेख क्या कहते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो एक मिडल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है दो डोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक है नेचुरलिज्म और दूसरा है कल्चरलिज्म। नेचुरलिज्म और कल्चरलिज्म ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो इनके बीच का एक सिस्टम आता है, एक बीच की पोजीशन होल्ड करता है मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है। अब आजकल की आप मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर जो डिबेट्स देखोगे वो होंगी कि लिबरल और कम्युनिटेरियन डिबेट्स का ही एक एक्सटेंशन माना जाएगा। बट अगर आप मल्टीकल्चरलिज्म को ऑल इन ऑल देखो तो वो कम्युनिटेरियन कंसर्न को ज़्यादा प्रोपेगेट करती हैं, उसको ही ज़्यादा एको करेंगी, क्योंकि ये देखा गया है कि हम सोशल बींग्स की तरह हमारे एक पर्टिकुलर कल्चर्स हमारे अंदर एम्बेडेड होते हैं, अलग अलग हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बेसिकली कम्युनिटेरियन कंसर्न्स को ज़्यादा एको करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, मल्टीकल्चरलिस्ट। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, मैं आपको ये कह सकती हूँ, इसी का ही थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, देखो एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग मल्टीकल्चरलिज्म के, ओके। अब इन एस्पेक्ट्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहला पार्ट है आपका फर्स्ट, दिस इज लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, ओके। सेकेंड पार्ट इज pluralist multiculturalism. Now the third part is cosmopolitan multiculturalism. All right, अब यहाँ पर क्या है, इन 3 पार्ट्स को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म में क्या है कि इंडिविजुअल्स बिल्कुल आज़ाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं कि वो कोई भी अपनी लैंग्वेज हो गई उनकी, ठीक है, या फिर उनकी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हो गई, ठीक है, लैंग्वेज या रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हो गई, या उनकी कोई भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में, वो किसी भी अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को, लैंग्वेज को, रिलीजियस आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक लिबरल डेमोक्रेसी को ऐसा देखता है कि यही लिबरल डेमोक्रेसी ही एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि फ्रीडम इंश्योर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं लिबरल मल्टीकल्चरलिस्ट कि लिबरल डेमोक्रेसी ही एक ऐसी लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि फ्रीडम इंश्योर करता है, जिससे हमें फ्रीडम मिल सकती है। नेक्स्ट है प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक प्लूरलिज्म की वैल्यू पर बेस्ड है, प्लूरलिज्म की वैल्यू पर बेस्ड है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे लोगों की एक अलग अलग वैल्यूज़ सिस्टम होता है, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, और हमें हर किसी की अलग अलग वैल्यूज़ से अवेयर रहना चाहिए, जिससे प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म ये कहता है कि हर एक जो कल्चर होता है उनकी सारी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी वैल्यू कितनी अलग है। आपकी वैल्यू दूसरे कल्चर की वैल्यू से काफ़ी अलग हो सकती है, बट आपको म्यूचुअली उनकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये कहते हैं
प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म में। अब तीसरी है कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पर सिंपल यही है कि आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और सेम इसी पॉइंट को आप जोड़ सकते हो जो हमने लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, जैसे कि जब तक आप दूसरे कल्चर की वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपने खुद के कल्चर की जो प्लूरैलिटी है उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म। ये बेसिकली दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहा है। सो इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये कहता है कि कल्चर जो है उसको डायनामिक होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कल्चर्स जो हैं वो आपस में ब्लेंड हो गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात की गई है। अब बाकी जो यहाँ पर बोला गया कि मल्टीकल्चरलिस्ट कम्युनिटेरियन कंसर्न को एको करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे कम्युनिटेरियन कंसर्न जो है वो ये बात करते हैं कि हम एज सोशल बीइंग्स हमारे अंदर एक पर्टिकुलर कल्चर एम्बेडेड है और हम अलग अलग हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इसी वजह से। अब मल्टीकल्चरलिस्ट अगर हम भीखू पारेख की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एक कल्चरल प्लूरैलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम ये देखते हैं कि हमें कैसे रहना है एक सोसाइटी में, और अगर हम साथ में रहना चाहते हैं एक ही सोसाइटी में और हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं, ये अगर हम इस बात से ऑब्वियसली अवेयर हैं कि हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं और एक हमें सोसाइटी में साथ में भी रहना है, तो हमें ये कल्चरल प्लूरैलिटी जो है उसको हमें ये कन्विक्शन के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितना भी हम चीज़ें करते हैं या फिर जितने भी हम थियोराइज़ करते हैं तो उसमें कल्चरल प्लूरैलिटी को हम एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट भीखू पारेख ये कहते हैं, जो उनका थीसिस है मल्टीकल्चरलिज्म पे, वो रिलेटिविज़म एंड मॉनिज़म की थ्योरीज़ को रिजेक्ट करके कहा गया है, ठीक है। कि लिबरल बेसिकली एक यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि लिबरल अटेम्प्ट्स हुए हैं काफ़ी कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो एक कल्चर के कंसेप्ट को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ये इस तरीके के अटेम्प्ट्स किए गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म भीखू पारेख के हिसाब से कि मल्टीकल्चरलिज्म कहाँ से आया है, जो जहाँ से रिलेटिविज़म और मॉनिज़म का जब रिजेक्शन हुआ था वहाँ से मल्टीकल्चरलिज्म आया है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो किसी भी डिफरेंस या आइडेंटिटी के बारे में नहीं है, बट ये बेसिकली कल्चर से ही आगे आया है, ठीक है। तो ये कल्चर के अंदर ही एम्बेडेड रहा है और सस्टेन्ड बाय कल्चर है। तो दो चीज़ें हैं ये। पॉइंट्स में जो भी आप लिखोगे, जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे, कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या कोई भी आंसर अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो उस चीज़ में ना आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक आंसर पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ कुछ तो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको मार्क करने पड़ेंगे, कि वो वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे कि ये मेरे बेसिक पॉइंटर्स हैं, वो मुझे याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करोगे, डेफिनेशन से आप स्टार्ट करोगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन, ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बुश। जैसे भीखू पारेख के व्यूज़ पूछे हैं, देन स्टार्ट विद भीखू पारेख के व्यूज़, बताओ उसमें, इधर उधर मल्टीकल्चरलिज्म को अननेसेसरली एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर ये व्यूज़ पूछे हैं, व्यूज़ दो। तो भीखू पारेख की थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्या बेसिस है, ठीक है, उनकी 3 इंसाइट्स यहाँ पर जैसे दी हैं उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। फिर आप डायग्राम के थ्रू भी ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 3 इंसाइट्स तरीके से बतानी है तो आप 1 2 3 करके ये तीनों इंसाइट्स आप बता सकते हो, ठीक है। अब मल्टीकल्चरलिज्म कहाँ से आया है, मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई की है नेचुरलिज्म एंड कल्चरलिज्म के बीच की ये पोजीशन है मल्टीकल्चरलिज्म। यहाँ से आए कम्युनिटेरियन कंसर्न्स को उन्होंने ज़्यादा एको किया है एंड लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट का एक्सटेंशन है। उसके बाद मल्टीकल्चरलिस्ट भीखू पारेख के हिसाब से कैसा कन्विक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं बेसिकली यहाँ पर ये कन्विक्शन शेयर करते हैं कि कल्चरल प्लूरैलिटी जो है वो जैसे भी हम रहते हैं अपनी सोसाइटी में उसमें आनी चाहिए हमारी कल्चरल प्लूरैलिटी। देन भीखू पारेख की जो थीसिस है मल्टीकल्चरलिज्म के, उसके बारे में आप बताओगे कि कहाँ से आया है थीसिस उनका मल्टीकल्चरलिज्म पे,
कि जब रिलेटिविज़म मॉनिज़म का रिजेक्शन हुआ था उसके बाद से ही मल्टीकल्चरलिज्म आया है। और यहाँ इस क्लेम से आया है जो कि दैट लिबरल अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म डू नॉट टेक द कंसेप्ट ऑफ कल्चर सीरियसली इनफ। एंड देन मल्टीकल्चरलिज्म किसके बारे में है, तो ये डिफरेंस और आइडेंटिटी के बारे में नहीं है, ये बल्कि इस चीज़ के बारे में है जो कि हमारे कल्चर के अंदर एम्बेडेड हैं और हमारे कल्चर के द्वारा ही सस्टेन्ड भी हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट द डिफरेंसेस, इट इज़ नॉट अबाउट द आइडेंटिटी। ये पहले भी हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था ना कि हमें शेप नहीं करते हैं, कि ठीक है हमें कभी तो शेप किया हुआ है बट हमें डिटरमाइन नहीं कर सकता हमारा कल्चर। ठीक है, तो ये इसी के बारे में है, दैट इज़ अ बॉडी ऑफ बिलीव्स। ठीक है, हमारा मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, ठीक है, बॉडी ऑफ बिलीव्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल खुद को तो समझते ही हैं और पूरे वर्ल्ड को भी समझते हैं, और वो अपनी एज एन इंडिविजुअल खुद की लाइफ और कलेक्टिवली औरों की लाइफ को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, समझते भी हैं। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, तो क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का अगर मैं ऑल इन ऑल बात करती हूँ, डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के पर्पस, प्रोसेस एंड आउटकम्स में ही आता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, डेमोक्रेसी की जो इनकन्सिस्टेंसीज़ रही हैं, पैराडॉक्सेस रही हैं, लिमिट्स रही हैं, ठीक है, और बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ, तो उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे कि एपिस्टोक्रेसी, प्लूरल वोटिंग हो गई, लोटोक्रेटिव ऑल्टरनेटिव्स हो गए, उससे कंपेयर करके आप डेमोक्रेसी की जो इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं को हाईलाइट किया गया है। तो यहीं पर यही क्रिटिसिज्म के बारे में बात किया गया है। ऑल इन ऑल अगर मैं पूरा डेमोक्रेसी का जो हमने ये यूनिट पढ़ी है उसको कंक्लूड अगर हम लोग करें, तो डेमोक्रेसी ने अपना जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस है 5th सेंचुरी BC ग्रीक ओरिजिन से है, जहाँ पर आज तक भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में उसका एप्लीकेशन देखा जाता है, जहाँ पर सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के पास रहती है, तो विच हैज़ बीन रियली सक्सेसफुल। ये पॉलिटिशियंस को, मास मीडिया, सिविल सोसाइटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सभी को आइडेंटिफाई करती है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। दे आर द की एलिमेंट्स इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है और रिप्लेस भी किया जाता है, और यही मेन टेनेट है डेमोक्रेसी का। कैसे किया जाता है, एक पॉलिटिकल क्लास होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और ये क्यों किए जाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सभी वोटर्स पूरी तरीके से फुली पार्टिसिपेशन दिखाएं अपना, ठीक, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स। नाउ पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखा गया है इन विच एवरी मैन डिज़ायर्स टू हैव हिज ओन, टू थिंक एंड एक्ट as he likes in society where one man's desire may conflict with those of others। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेमोक्रेसी इसी की बात है, पॉलिटिक्स भी इसी की बात है। आपके और मेरे जो डिज़ायर्स हैं, या आपकी और मेरी जो सोचने का तरीका है, एक्ट करने का तरीका है, वो डिफरेंट हो सकता है, बट यही एक पॉलिटिक्स का एलिमेंट है, की एलिमेंट है, पार्ट है। डेमोक्रेसी का भी यही एक मेन एलिमेंट है। ठीक है, वो हम दोनों के कन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं हमारे डिज़ायर्स, बट यही एक पार्ट है एक अच्छी सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। ठीक है, तब भी हम वो कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, तो यही एक अच्छी सोसाइटी का फीचर माना जाता है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मल्टीकल्चरलिज्म का ये टॉपिक यहीं तक था। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये कोर्स यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, PSIR ऑप्शनल क्लासरूम 21, 22, 23 तीनों ही साल के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।